चलिए बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम लोग फिर से शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास हो चुका है। अब सेकेंड जो है सो आज क्लास है सेल बायोलॉजी का। तो आप इसमें देखिए बहुत सारी वैसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो कंटेंट आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी है, जो बेसिक हमने पढ़ाया है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो भाग में डिवाइड किया। एक को कहते हैं दिस इज द प्रोकैरियोट, दूसरे को कहते हैं दिस इज द यूकैरियोट। तो यह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए, प्रोकैरियोट में जो है सो यूनिसेलुलर में क्या आएगा, मोनेरा आएगा, और यूकैरियोट के भी यूनिसेलुलर में क्या आएगा, प्रोटिस्टा आएगा। मतलब दोनों में यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर होगा और प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर होगा। यदि कहा जाए कि यूनिसेलुलर कहाँ मिलेगा, तो आपको कहना है कि यूनिसेलुलर दोनों कंडीशंस में मिलेगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाले रीजन्स में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि मल्टी सेलुलर वाला कंडीशन कहाँ मिलेगा। तो मल्टी सेलुलर वाला कंडीशन जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, मल्टी सेलुलर वाला कंडीशंस। तो मल्टी सेलुलर वाला कंडीशंस आपको सिर्फ मिलेगा यूकैरियोट के अंदर। जैसे मैंने लिखा है कि प्लांट, एनिमल और फंजाई के केस में मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद ये हमने बताया है कि ये देखिए आप, उसके बाद हमने ये बताया है कि सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है सो दोनों प्रेजेंट होगा। और यह सेल में यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोट होगा, तो वहाँ पे हमने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंडीशंस है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, तो दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। ये देखिए, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दोनों कंडीशंस में प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने लिखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो देखिए प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं मिल रहा है, जबकि यूकैरियोट में क्या होगा, ऑर्गेनेल्स आपको मिलेगा। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या करेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा, जबकि यूकैरियोट में मिलेगा। साइटोस्केलेटन का बात मैं बता दूं कि साइटोस्केलेटन करता क्या है। साइटोस्केलेटन जनरली जो है तो यदि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यदि ऑर्गन को इस तरह से करना है, तो साइटोस्केलेटन मेन रिस्पॉन्सिबल जो है फैक्टर प्ले रोल करता है, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। सेल वाल की बात करें तो सेल वाल देखिए प्रोकैरियोट में होता है। सेल वाल क्या होगा, प्रोकैरियोट में होगा। सेल वाल क्या होगा, प्रोकैरियोट में होगा, जबकि यूकैरियोट में भी सेल वाल प्रेजेंट भी होगा और एब्सेंट भी होगा, दोनों कंडीशन से। प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट होगा प्लांट के केस में, और एब्सेंट कहाँ होगा, एब्सेंट होगा एनिमल के केस में। ठीक है, एनिमल के केस में क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद अब सेकेंड पेज देखते हैं। सेकेंड पेज में देखिए आपको क्या देखना है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है सेल के क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा स्ट्रक्चर अराउंड सेल, सेल के जो है सो चारों तरफ होगा। इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ को याद रखिए कि दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने लिखा है कि कीप इंटरनल इन्वायरमेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब यदि यह सेल है तो इस सेल के अंदर, एक मिनट, इस सेल के अंदर देखिए यह जो है सो यह बाहर का, यह जो है सो आउटर इन्वायरमेंट है, और यह जो है सो देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो यह दोनों इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यह दोनों इन्वायरमेंट से कौन सेपरेट करने का काम कर रहा है, ये वाला, ये जो लाइन है यही सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि यह सेमी परमिएबल है, मतलब पूरा परमिएबल नहीं है। पूरी परमिएबल रहेगा तो कोई भी चीज़ में आसानी से जो है सो क्या हो सकता है, आ सकता है। तो यह सेमी परमिएबल है, मतलब कहते हैं कि आधा परमिएबल है। जो किस लिए परमिएबल है कि मोलिक्यूल कैन पास थ्रू लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर के थ्रू क्या होगा, मोलिक्यूल जो है सो पास हो सके, इसके लिए जो है सो क्या है, यह सेमी परमिएबल है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि रोल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन कंटेंस रिसेप्टर फॉर वेरियस सिग्नल मोलिक्यूल। अब देखिए इसका लिखने का मतलब क्या हुआ,
देखिए इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए रोल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है क्या, कि वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और खुद कैसे करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस भी करेगा, सिग्नल लेने का भी काम करेगा। तो कहते हैं कि देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है कंटेंस रिसेप्टर फॉर वेरियस सिग्नलिंग मोलिक्यूल। अब देखिए बात समझिए, यह आपका जो है सो एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सेल के स्ट्रक्चर में देखिए यह जो है सो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको पता है। मान लीजिए यहाँ यह न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक रिसेप्टर लगा होगा, एक रिसेप्टर यहाँ पे लगा होगा। कोई मोलिक्यूल यदि बाहर से आना है तो देखिए मोलिक्यूल आ रहा है, कोई भी मान लीजिए यह मोलिक्यूल है, यह मोलिक्यूल कहाँ आएगा, इस रिसेप्टर के पास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर, इसको हम लोग रिसेप्टर कहेंगे। रिसेप्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ रिसीव करने वाला। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गार्जियन है, कोई डाकिया आता है कोई लेटर लेके, तो इस दरवाज़ा पर ही रिसीव करते हैं ना, दरवाज़ा पर रिसीव करते हैं। उसके बाद हो सकता है कि वो लेटर आपके पापा का हो, पापा आपके घर में बैठे हों, तो फिर वो ले जाके पापा को दिया जाता है कि आपका लेटर आया है। तो देखिए फिर यहाँ न्यूक्लियस में भी लोग बैठे हैं, यह न्यूक्लियस में जब यहाँ एक बार रिसीव होता है तो यह रिसेप्टर से फिर यहाँ दूसरे रिसेप्टर के पास आता है। तो कहते हैं कि जगह जगह जो है सो साइट पे रिसेप्टर होता है, और यहाँ पे आने के बाद यह डिसाइड होगा इस न्यूक्लियस में आने के बाद कि अब तुम मैसेंजर आरएनए बनाओ, अब तुम प्रोटीन बनाओ। मतलब जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा उस तरह का काम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है, यही जानना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है, ये वाली कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में क्या जानेंगे कि टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए आरबीसी मॉडल सेल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आरबीसी मॉडल सेल के रूप में यूज करते हैं। मतलब आरबीसी क्या है, तो आरबीसी एक मॉडल सेल के, जैसे मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई को लेते ही चलते स्टडी जब आरबीसी का करते हैं आरबीसी को, तो आरबीसी को हम लोग एक मॉडल सेल की तरह यूज़ करते हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये जानिए कि आरबीसी में कोई भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा, आरबीसी में किसी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स वाली कंडीशंस है, वो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ नहीं होता है, प्रोकैरियोट में भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी के अंदर नहीं होगा। उसके बाद देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में मैं ये बता रहा हूँ। हाँ एक मिनट, सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा ये रह गया था कि हाँ यह जो है सो मैं बता रहा हूँ कि आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। उसके बाद देखिए आरबीसी में मैंने और चीज़ लिखा था कि प्रोटीन का जो लेवल होता है कितना होता है, प्रोटीन जो है वह 49% होता है, लिपिड 43% और 8% कार्बोहाइड्रेट होगा। सो आपको एक परसेंटेज पता होना चाहिए कि प्रोटीन 49% होता है। यह जनरल पूछा नहीं जाता है, बट एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है कि लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड कैसा होगा। तो मैंने लिखा है कि लिपिड आर एम्पीपैथिक मोलिक्यूल। एम्पीपैथिक का मतलब ही आप समझ लीजिए पोलर और नॉन पोलर दोनों होगा। मतलब देखिए यह वाला रीजन्स, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द पोलर, और ये वाला जब इस तरह का लकीर वाला होगा तो इसको नॉन पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहें दिस इज द पोलर, दिस इज द नॉन पोलर रीजन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम देखिए इसी लिपिड जो है सो मोलिक्यूल को मैंने इस तरह से बनाया है कि पोलर रीजन्स आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। पोलर रीजन आपको दिखाई दे रही है, तो पोलर रीजन्स आपको, पोलर रीजन्स आपको दिखाई दे रही है। देखिए सर्कल वाला है, दिस इज द पोलर रीजन्स। और नॉन पोलर रीजन जो है यह जो है सो दोनों लकीर टाइप की जो है, इसको दिस इज द नॉन पोलर। देखिए पोलर रीजन्स को हम लोग हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लेवल, ठीक है। और यह जो यह जो नीचे वाला पार्ट है इसको नॉन पोलर टेल कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं।
हाइड्रोफोबिक का मतलब समझ रहे हैं कि वाटर से क्या होना है, हेट होना, या वाटर से डर लगने वाली बड़ी कंडीशन बनती है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि जब डॉग किसी को जो है सो बाइट कर ले, काट ले, तो उसको हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती थी। मतलब पानी से देख करके उसको डर लगता था। ठीक है, पानी को देखने के बाद क्या लगता था, उसे डर लगता था। तो वही चीज़ आप याद रखिए कि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर से क्या होगा, दूरी बनेगी, या वाटर से वो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो कौन सा ऐसा रीजन है, तो ये आप देखिए फैटी एसिड का ये वाला रीजन्स, यह देखिए जो ऊपर में सर्कल वाला है, सो नहीं, सर्कल के बाद वाला है जो है, यह रीजन क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक कंडीशन को शो करेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे कंडीशन मैंने ये बताया है कि यदि लिपिड को डिजोल्व कर दिया जाए वाटर में तो क्या होगा। देखिए यह चीज़ है पूरी तरह से वाटर, मान लीजिए कि यह वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिपिड को डिजोल्व कर रहे हैं। तो लिपिड को डिजोल्व करेंगे तो देखिए हमने इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया है। अब आप जान सकते हैं कि इसको हमने पलट के क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये वाला रीजन है ना, यही तो पोलर रीजन्स है, और ये वाला नॉन पोलर है। ठीक है, तो जब हम लोग पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर पोलर के पास आएगा ना, नॉन पोलर क्यों आएगा, नॉन पोलर को तो पानी से एलर्जी है, तो क्या करेगा, पीछे रहेगा, और पोलर वाला रीजन जो है सो आगे रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग लिपिड को क्या कर रहे हैं, पानी में डिजोल्व कर रहे हैं। लिपिड को समझने के लिए क्या करेंगे, आपके घर में जो है सो ऑयल होगा, ठीक है, तो इस ऑयल को पानी में डालेंगे तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। यदि वाकई में हमने क्या किया, पानी के ऊपर यहाँ पे डाल ही दिया, और ये पानी के अंदर यदि यह डिजोल्व होने लगे, मतलब अंदर में यह जाने लगे, देखिए डिजोल्व हुआ है ना यहाँ पे, तो यह डिजोल्व हुआ है ना, यदि ये पानी के अंदर डिजोल्व हो गया तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यह क्या किया है कि जो पोलर वाला रीजन्स है, जैसे यह सर्कल वाला है, चारों तरफ हो गया है देखिए अंदर में, और जितना ये लाइनिंग वाला है ना वो सब अंदर की तरफ आ गया है। मतलब नॉन पोलर अंदर और पोलर सब कहाँ हो गया है, बाहर हो गया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को लाइपोसोम कहा जाता है। और यह लाइपोसोम वाला स्ट्रक्चर अक्सर पूछा जाता है कि लाइपोसोम स्ट्रक्चर कब बनता है, जब लिपिड को पानी में डिजोल्व करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पोलर रीजन कहाँ होता है, तो पोलर रीजन यहाँ बाहर की तरफ होगा, और नॉन पोलर कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि बाहर में भी इसके पानी पानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो लाइपोसोम बन गया, और लिपिड बाई लेयर यहाँ पर देखिए, लिपिड बाई लेयर में मैंने क्या बनाया, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है कि इस तरह से ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस तरह वाला स्ट्रक्चर जो बनाया है लिपिड बाई लेयर का, तो देखिए इसको दोनों तरफ क्या है, पानी पानी है। तो पानी से क्या कर रहा है, पानी पानी, और पानी के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो पानी के कंटेक्ट में कौन सा पार्ट है, पोलर वाला पार्ट है। ठीक है, तो यदि कहते हैं कि यदि इस तरह का कंडीशन बनता है तो लिपिड बाई लेयर का कंडीशन जनरली यही होता है कि लिपिड बाई लेयर का कंडीशन कुछ इसी तरह का सेल में जो है सो जनरली प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यह जो है सो कहते हैं कि मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के केस में, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के केस में, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल क्या है ये देखिए। देखो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये होता है ना कि देखिए, मोनोएसाइल का मतलब क्या होता है, मोनोएसाइल का मतलब ये होता है कि देखिए लिपिड में देख रहे हैं एक एक लकीर है, और ग्लिसरॉल क्या होता है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो 3 कार्बन वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तो वो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। अब देखिए लिपिड का यहाँ सिंगल लेयर है, देख रहे हैं लिपिड का बाइल, यहाँ पे देखिए यह लिपिड में क्या है, एक ही टेल लगा हुआ है, जब दो नहीं लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। तो एक लग करके यदि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं माइसेली स्ट्रक्चर। तो आपसे दो को चीज़ पूछा जाता है, पहला कंडीशन, पहला क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए पहला ये पूछा जाता है आपसे कि यह जो है सो लिपिड का ये वाला लेयर, और एक लिपिड का ये वाला लेयर। ठीक है, तो यह देखिए यह डाई एसाइल वाला कंडीशन है, यह दो रहेगा तो इसको हम लोग डाई पढ़ेंगे, और एक रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो। यदि ये वाला पानी के अंदर डालते हैं और ये वाला को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, देखिए यदि ये वाले को पानी में डालते हैं तो यह लाइपोसोम बनेगा,
और ये वाले को पानी में यदि डालते हैं तो क्या बनेगा, माइसीली वाली स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बच्चे बिल्कुल याद रखना आप, कि यदि ये वाला स्ट्रक्चर को पानी में डालते हैं तो यहाँ भी सर्कल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये दो वाला डालेंगे तो लाइपोसोम बनेगा, एक वाला डालेंगे तो माइसीली बन के तैयार होगा। उसके बाद देखिए इसके बाद हमें ये जानना है कि यह जो है जो लाइपोसोम वाला स्ट्रक्चर है, लाइपोसोम वाला स्ट्रक्चर कौन सा था, ये वाला था। लाइपोसोम स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज बाय सम फैगोसाइटोसिस सेल। फैगोसाइटोसिस सेल क्या होता है, फैगोसाइटोसिस सेल्स उस सेल को कहते हैं जो ये पूरे क्या करेगा, लाइपोसोम को खाने का काम करेगा। मतलब वो क्या करेगा, अपने इस मुंह में क्या करेगा, पूरी तरह से इसको ऐसे ले लेगा और इसको खाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस सेल कहते हैं, यही हमने बनाया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है खाने का, जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं लाइपोफेक्शन। लाइपो क्या कहते हैं, लाइपोफेक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होगा, यह जो है लाइपोसोम क्या हो रहा है, किसी फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर में चला जाता है और डाइजेस्ट हो जाएगा वो, तो इसको फैगोसाइटोसिस कहेंगे। मतलब यह क्या कर रहा है कि यह जो है सो ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये लाइपोसोम है और ये फैगोसाइटोसिस सेल है ये वाला, इसके अंदर में जाएगा। तो अंदर में जाने का जो प्रोसेस है, दिस इज द लाइपोफेक्शन, इसको लाइपोफेक्शन कहते हैं, जिसके सहारे क्या करेगा, यह मूव कर रहा है। देखिए यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और फैगोसाइटोसिस सेल के रूप में किसको लिखा है मैंने, लाइसोसोम को लिखा है। और लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो जो चीज़ जाएगा उसको पूरी तरह से क्या करेगा, जो चीज़ जाएगा उसको पूरी तरह से जो है सो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देगा वो। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है तो ये देखिए, तो दो तरह के लिपिड प्रेजेंट होगा, एक ग्लिसरॉल बेस्ड, दूसरा स्पिंगोसिन बेस्ड, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल बेस्ड और स्पिंगोसिन बेस्ड होगा, दो तरह के लिपिड प्रेजेंट होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमें जनरली जो बात करनी है वो पढ़ना है ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के बारे में, ठीक है। दिस इज द ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड। तो यह जो है सो ग्लिसरॉल बेस्ड जो लिपिड होता है, देखिए यह जो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड होगा, यह जो है सो मोस्ट कॉमन लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट कॉमन जो लिपिड मिलेगा, दिस इज द ग्लिसरॉल बेस्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पे ये आपको बहुत समझना है, बहुत आराम से समझिए इसको। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा बनाया कि देखिए 3 कार्बन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है और यह 3 कार्बन है। याद कैसे रखेंगे कि CH2OH OH और CH2OH, दो CH2OH और एक राइट साइड में OH रहेगा, लेफ्ट साइड में H रहेगा। फैटी एसाइड चेन यहाँ पे है और यह फैटी एसाइड चेन क्या होगा, सबसे पहले यहाँ जुड़ेगा। तो यही मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। फैटी एसाइड चेन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ सबसे पहले यहाँ जुड़ेगा, एक फैटी एसाइड चेन यहाँ जुड़ेगा इस स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल के साथ। तो इसको हम लोग कहेंगे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल में यदि एक फैटी एसाइल चेन यदि ऊपर में जुड़े तो इसको हम लोग कहेंगे मोनो। यदि यहाँ पे एक नहीं दूसरे पोजीशन पर भी जुड़ जाए, देखिए एक यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा, तो इसको हम लोग कहेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यदि तीनों पे जो है, या तीनों रीजन्स पे देख रहे हैं, यहाँ पहला पे फैटी एसाइल जुड़ा तो इसको हम लोग मोनो एसाइल कहते हैं, 2 पे जुड़ा तो इसको डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। और देखिए यह तीनों पोजीशन पे यदि जुड़ जाए, यह तीनों पोजीशन पे जुड़ जाए, देखिए एक पोजीशन पे ये, दूसरा और ये तीसरा, तो इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। अब देखिए मोनो, डाई और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, हो गया। हमने क्या किया, 3 अलग अलग जो है सो एसाइल ग्लिसरॉल को जोड़ा है और जोड़ करके देखा है कि यह 3 तरह के बना, मोनो, डाई और
ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब देखिए मोनो एसाइल ग्लिसरॉल जो है सो जनरली जो है सो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, तो इसको तो साइड रखो। लेकिन डाई एसाइल ग्लिसरॉल हम लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉमन यह मेम्ब्रेन लिपिड है। तो पहली बात कि आपको मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा लिपिड मिलता है, तो ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल में कौन सा मिलता है, तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल वाला, मतलब 2 एसाइल वाला जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा होगा वो वाला जो है सो क्या मिलता है, लिपिड मिलता है। तो यही लिखा है मैंने कि मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेन। तो 2 बात समझिए कि एक तो ग्लिसरॉल वाला GLYCEROL ग्लिसरॉल वाला, और दूसरा जो है सो 2 एसाइल वाला, ठीक है, 2 एसाइल वाला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फैटी एसाइड चेन, तो 2 एसाइल चैन वाला जो है सो क्या होगा, मतलब एक ग्लिसरॉल और 2 एसाइल चैन जो होता है ये वाला लिपिड जो है सो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलता है। उसके बाद देखिए, और TAG का काम क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने MAG मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, यह सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। DAG यही जो है प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और TAG का बच्चों काम क्या होगा, देखो TAG का काम होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप या ड्रॉपलेट बनाने का काम करेगा। मतलब मान लीजिए इस तरह का ड्रॉपलेट बनाएगा, इस ड्रॉपलेट जो बनाएगा इसको हम लोग कहेंगे ग्लिसरोलोमोसोम्स, ग्लिसरोलोमोसोम के रूप में जानते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे, ग्लिसरोलोमोसोम्स। ये देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यह विजिबल नहीं हो रहा है। देखो ओहो, देखो इसको हम लोग लिखते हैं ग्लिसरोलोमोसोम कहा जाता है, या ग्लिसरोलोमोसोम कहा जाता है, जो कि कहाँ होता है बच्चों, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है, जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं एक दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यह दूसरा चीज़ जो बच्चे है कि टू इंक्रीज द पोलरिटी, तो यह कहता है कि पोलरिटी यदि इसका इंक्रीज करेंगे लिपिड बाइलेयर का तो कैसे करेंगे, ये देखिए। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला कंडीशंस यहाँ पे है कि ये डे फॉस्फेट ग्रुप 2 ग्लिसरॉल हेड। यह देखिए यह ग्लिसरॉल है, यह ग्लिसरॉल हेड है, ये वाला आपको पता है कि ग्लिसरॉल हेड है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फॉस्फेट। तो देखिए फॉस्फेट, तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल वाला जो कंडीशंस है, यह ग्लिसरॉल वाला कंडीशंस जो है फैटी एसिड में, वो ग्लिसरॉल वाला कौन सा कंडीशन है, तो हमको आपको पढ़ाए है ना कि DAG मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जो है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। तो DAG के साथ फॉस्फेट है, MAG नहीं, TAG नहीं, क्या है DAG। मतलब कभी भी हम वहाँ जो बात करेंगे वो DAG की बात करेंगे। तो DAG के साथ क्या करेंगे, फॉस्फेट का यूज करेंगे। DAG क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मोस्ट कॉमन DAG मिलता है। जब DAG के साथ फॉस्फेट हम लोग जोड़ेंगे ना तो इसको फॉस्फोटिडिक एसिड के रूप में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कहते हैं कि एड सम बल्की ग्रुप ऑन द फॉस्फोटिडिक एसिड। यदि फॉस्फोटिडिक एसिड में कुछ बल्की ग्रुप को यदि ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि देखिए यह भी जो है यहाँ पे जो हम जोड़ रहे हैं कुछ बल्की ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। बल्की ग्रुप का मतलब देखिए क्या होता है, तो देखिए यह वाला क्या है, इसको क्या जानते हैं आप लोग, DAG जानते हैं। इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा, और यह वाला जो कंडीशंस मैंने बनाया है यह बल्की ग्रुप लिखा है। तो बल्की ग्रुप हम लोग लिखे हैं, तो बल्की ग्रुप क्या होगा, इस बल्की ग्रुप के बारे में जानिए। देखिए बल्की ग्रुप क्या हो सकता है, बल्की ग्रुप हो सकता है आपका कोलिन हो सकता है। बल्की ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे देखिए DAG के पास फॉस्फेट जुड़ा पहला कंडीशंस में, यहाँ है कि DAG के पास फॉस्फेट जुड़ेगा, उसके बाद क्या जुड़ेगा, बल्की ग्रुप। इसमें से कोई भी बच्चों एक हो सकता है, सब नहीं होगा एक साथ, कोई एक हो सकता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ बल्की ग्रुप पे कोलिन जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोटिडिल कोलिन नाम हो जाएगा उसको। यदि यहाँ पे बल्की ग्रुप पे देखिए इंसिटोल जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोटिडिल इंसिटोल हो जाएगा। यदि इस बल्की ग्रुप पर इथेनॉल एमीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ इसका पूरा नाम होगा फॉस्फोटिडिल एमीन। और यदि यहाँ पे बल्की ग्रुप पे यदि सेरिन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा फॉस्फोटिडिल सेरिन। तो ये रहा आपका जो है सो कि फॉस्फेट ग्रुप में कैसे चीज़ों को ऐड करते हैं।
तो आपने आज की क्लास में यही देखा कि यह जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जो लिपिड होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल बेस्ड होता है। और ग्लिसरॉल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो कौन सा है, डीएजी है। और डीएजी में ही हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। और फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉस्फोटिडिक एसिड कहते हैं। और फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ साथ यदि उसमें कोई बल्की ग्रुप डाल दें तो यह देखिए 4 तरह के नाम हो जाएगा इसको, चाहे तो फॉस्फोटिडिल कोलिन कहेंगे, फॉस्फोटिडिल इंसिटिटोल कहेंगे, या फॉस्फोटिडिल इथेनॉल एमाइन कहेंगे, या फॉस्फोटिडिल सेरीन के रूप में जानेंगे। अब इसका फिर आगे से थोड़ा थोड़ा नाम है और थोड़ा थोड़ा इसका कुछ कुछ मतलब वर्क है स्पेशलाइज। आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको छांट लीजिए। जो अभी हमने बोला कि ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरॉल के बाद जो है सो टीएजी नहीं लग, डीएजी जो होता है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है सो मोस्ट कॉमन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलता है। और जो मोनो वाला है, जो एक ग्लिसरॉल वाला है, तो उसमें मैंने क्या दिखाया था, मैंने एक एसाइल ग्रुप वाला चैन वाला जो है ग्लिसरॉल तो सब में एक ही होगा। तो एक वाला जो है वो कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। टीएजी वाला कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दिया कि एडिपोज टिश्यू में मिलेगा, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट। तो आप इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।